कहां है मानवाधिकार? तालिबान में आतंक की तबाही, भारत को घेरने का परोक्ष प्रयास, भारत के लिए चुनौती का समय। कोविड-19 के खिलाफ आएगी नेजल स्प्रे वैक्सीन, भारत में दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी। उत्तरी कश्मीर के लंगेट इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल। और प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कभी भी हो सकती है घोषणा, चुनाव आयोग ने दिए संकेत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का शासन आ गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। सत्ता हस्तांतरण लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन लोगों के प्रयासों को बड़ा धक्का लगा है जो पिछले 20 सालों से देश में लोकतंत्र की स्थापना की कोशिश में लगे हुए थे। इनमें अमेरिका, नाटो देशों के साथ ही भारत भी शामिल है। भारत के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। अफगानिस्तान में भारत के पास जो कूटनीतिक बढ़त थी वो खत्म हो सकती है। इस हलचल का पूरी दुनिया में असर देखा गया है, पर लेकिन जिन मुल्कों पे सबसे ज्यादा पड़ेगा वो भारत ही है। तात्कालिक तौर पर देखें तो भारत पर इस बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पिछले 4-5 दिनों में भारत ने ऐसा कोई बयान जारी भी नहीं किया है जो किसी एक के पक्ष में हो या फिर किसी एक के खिलाफ। यहाँ तक कि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। आने वाले समय में भारत तालिबान से किस तरह का संबंध रखना चाहेगा ये भी देखने वाला होगा। उससे ही काफी कुछ तय होगा। कुछ और एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में भारत खुद को अफगानिस्तान में मुश्किल हालात में पा सकता है। भारत की अमेरिका से बहुत ज्यादा करीबी और पॉलिसी जजमेंट में हुई कुछ त्रुटियां इसके कारण है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में जो निवेश किया उसका क्या होगा। भारत की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं वहां विकास को गति दे रही है, लेकिन उसमें भी ये कहना गलत ना होगा कि अधिकतर प्रोजेक्ट्स आर्थिक कमाई का जरिया कम है और सहयोग से ज्यादा चल रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में जो किया वो निवेश नहीं बल्कि मदद थी। हमने जो $3 बिलियन खर्च किए वो किसी रिटर्न के लिए नहीं थे, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए थे। उस मदद का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पिछले करीब 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में पैसे खर्च किए हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन, सलमा बांध और जरांज दिलाराम हाईवे जैसी परियोजनाओं में काफी खर्च किया है। इस तरह की बड़ी मदद को तालिबान पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, ऐसा हालांकि लगता तो नहीं है। इससे अलग छोटे स्केल पर जो मदद है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये सभी तालिबान के आने के बाद भी अफगानिस्तान के लोगों के काम आएंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा। ये दोनों देश अफगानिस्तान में भारत का दखल जितना हो सके उतना कम करना चाहेंगे। दूसरा सवाल यह है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत का चाबहार प्रोजेक्ट कितना प्रासंगिक रहेगा। इस प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे मायने हैं और भारत इसे लेकर बेहद गंभीर भी था, लेकिन क्या अब इस पर भी पानी फिरने का अंदेशा है? ईरान का चबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और ईरान के साथ मध्य एशियाई देशों से जोड़ता है। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का सीधा रास्ता बनाना चाहता था। तनेजा कहते हैं कि अब इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले कई साल भारत के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। तालिबान के सत्ता में आने से जैश, ISI और अन्य जो आतंकी संगठन है वो फिर से मजबूत होकर समस्या बनेंगे। ये प्रश्न भी यहाँ बड़ा है, क्योंकि तालिबान का इतिहास रक्त रंजित तो है ही, उसे आतंक के पिशाचों का भी दुनिया भर से समर्थन हासिल है। इसी की तर्ज पर तालिबान पलक झपकते ही काबुल की गद्दी पर जूता रखने में कामयाब हुआ है। यहाँ एक बात यह गौर करने की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुलकर तालिबान का समर्थन किया है, यानी घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। ये देखना होगा कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की सत्ता में
अहम पद पाता है या नहीं। बरादर कई साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा है, उसे पाकिस्तान का मजबूत सपोर्ट है। ऐसे में जैश और लश्कर जैसे संगठन अगर अफगानिस्तान में आकर ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका और नाटो देश के साथ युद्ध का लंबा अनुभव है, ऐसे में उन्हें इसका फायदा भी होगा। ये सभी स्थितियां भारत के लिए गंभीर खतरा पड़ सकती हैं। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब यहाँ आप ये भी जानना चाहते होंगे कि तालिबान जैसा खूंखार संगठन कब बना, कब इसका आतंकी अभियान शुरू हुआ। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में हो रही मानवाधिकार की हत्या को मौन होकर देख रही है और अफगानी अब सहमे हैं, तो इस क्रूर तालिबान के बारे में भी जानना यहाँ पे बेहद आवश्यक हो जाता है। अफगान गुरिल्ला लड़ाकों ने 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में इस संगठन का गठन किया था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा था। इन लड़ाकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त था। अफगान लड़ाकों के साथ पश्तो आदिवासी स्टूडेंट भी इसमें शामिल थे। ये लोग पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे। पश्तो में स्टूडेंट को तालिबान कहते हैं, यहीं से इन्हें तालिबान नाम मिला। अफगानिस्तान में पश्तून बहुसंख्यक है। देश के दक्षिणी और पूर्व इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। वहीं पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी इलाके में भी पश्तूनों की बहुलता है। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद इस आंदोलन को अफगानिस्तान के आम लोगों का समर्थन मिला। आंदोलन की शुरुआत में इसे चलाने वाले लड़ाकों ने वादा किया कि उनके सत्ता में आने के बाद देश में शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। इसके साथ ही शरिया के कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। अपने विरोधी मुजाहिदीन ग्रुप से चले 4 साल के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। इसके साथ ही देश में सख्त शरिया कानून लागू हुआ। 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा किया। सितंबर 1996 में काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। मुल्ला मोहम्मद उमर देश के आमिर अल मोमिनीन यानी कमांडर बनाए गए। 2001 से पहले अफगानिस्तान के 90% इलाके तालिबान के कब्जे में थे। इस दौरान शरिया कानून को सख्ती से लागू किया गया। महिलाओं को बुर्का पहनने को कहा गया। म्यूजिक और टीवी पर बैन लगा दिया गया। जिन पुरुषों की दाढ़ी छोटी होती थी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। लोगों के सामाजिक जरूरतों और मानवाधिकारों तक की अनदेखी वहां पे उस वक्त की गई। आज फिर से वो दौर शुरू होने का बिगुल बज गया है। दुनिया की चुप्पी और मानवाधिकार के अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह यही तालिबान है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। अभी भी कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ अब नेजल स्प्रे वैक्सीन लाई जा रही है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहली नेजल स्प्रे वैक्सीन को लेकर दूसरे और तीसरे चरण के प्रायोगिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसकी जानकारी मुहैया करवाई है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग का कहना है कि पहले चरण का ट्रायल 18 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों पर किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए गए नाक से दिए जाने वाले पहले टीके नेजल वैक्सीन को ट्रायल की अनुमति मिल गई है। इस टीके के विकास में बायोटेक्नोलॉजी विभाग और इसकी PSC बायोटेक्नोलॉजी उद्योग शोध सहायता परिषद ने सहयोग किया है। बता दें कि देश में पहले से ही कोविड-19 की रोकथाम को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 52 करोड़ 95 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। यहाँ राहत देने वाली खबर ये भी है कि कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई कुछ सख्तियों और लोगों द्वारा बरती जा रही सतर्कता के बाद कुछ राहत देखने को मिली है। कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों की अवधि में कम हुए हैं। भारत में 25,166 नए मामले आए हैं, जो 154 दिनों की अवधि में सबसे कम है। वैक्सीनेशन को लेकर देश ने रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में वैक्सीनेशन ही बचाव का एक सहारा है, जिसे हर नागरिक को प्राथमिकता के आधार पर करवा ही लेना चाहिए। इधर कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन आतंकवादियों द्वारा हमले के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए ग्रेनेड फेंके। हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया है।
एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ के E7 पर ग्रेनेड फेंका है। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान को चोट आई है। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं रविवार को भी कुलगाम में आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर पर ग्रेनेड फेंका था। धमाका न होने से बड़ा हादसा यहां पर टल गया था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में अभियान भी चलाया गया। अभी तक आतंकियों का कोई पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। प्रदेश में मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहले चरण का निरीक्षण कर लिया है। प्रदेश में मंडी में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद यहां सीट खाली है। फतेहपुर में पूर्व मंत्री और विधायक रहे सुजान सिंह पठानिया का 6 माह पूर्व देहांत हो गया था। जुब्बल कोटखाई में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक रहे नरेंद्र बरागटा के देहांत के बाद यहां विधानसभा की सीट खाली हुई है। वहीं अर्की में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐसे संकेत दिए हैं कि कभी भी उपचुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को इस संबंध में पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कोविड के कारण उपजी परिस्थितियां यदि सामान्य रही तो 20 अगस्त के बाद कभी भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि अर्की को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहले चरण का निरीक्षण भी कर लिया गया है। ये निरीक्षण राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, इंजीनियरों आदि की उपस्थिति में हो चुका है। अब ये अर्की के लिए आई ईवीएम का भी जल्द ही निरीक्षण होगा। मंडी सीट अपने आप में चुनावी हॉट सीट रही है और इस बार तो मंडी में मुख्यमंत्री का होना इसे और भी दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि एक तरफ महंगाई की हाहाकार है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताकर सीट को कब्जाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने चुनौती देते हुए सबसे पहले प्रचार प्रसार शुरू कर दोनों दलों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। अब देखना यह है हवा की सोच चलती है। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा।
विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।